नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने डेवलपमेंट चैप्टर लेके आया हूं। इससे पहले के लेक्चर में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और स्नेह और एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रमोशन आप कह सकते हो किया है आपने, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूं मैं आपका। और मैं आपको बता दूं, ये डेवलपमेंट जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसा कि हम लोग के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है। और मैं हम लोग हमेशा इसलिए कहता हूँ भाइयों, ठीक है, और बहनों, ठीक है, ताकि आप चीजों को ये समझ सको कि आने वाला जो एग्जाम है वो आपके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारा एग्जाम में भी है, क्योंकि हमें इस बात की लगातार टेंशन बनी हुई है कि हम आपको किस तरीके से टॉप लेवल पे पहुंचा सके। इसके साथ साथ मैं आपके साथ बहुत ज्यादा हंसी मजाक करके आपको लेक्चर को समझाता हूं, ताकि आप बहुत अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस चीजों को कर सके, ठीक है। तो इस बार मैं आपको बताऊं तो एग्जाम जो पैटर्न है वो काफी चेंज हुआ है, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ अच्छे टिप्स बताना चाहूंगा जो चैप्टर की रूपरेखा को बहुत अच्छे से कवर करेगा। अभी तो मैं चैप्टर वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, साथ ही साथ लेक्चर भी। इसके अलावा मैं आपको एक मैराथन सेशन भी लेके आऊंगा, जो कि बहुत जल्द बच्चे ने मुझसे कहा कि सर एक मैराथन सेशन बनाइए जिसमें से हमारा पूरा सोशल साइंस का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्या हो सके, रिकवर हो सके। तो उसके लिए मैं एक मैराथन सेशन करने जा रहा हूं, जो कि आपको बहुत तगड़े समझ में आएगा, ठीक है। तो बिना किसी देर के हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है, एक्चुअल में हम लोग डेवलपमेंट का मतलब पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे एक फार्मर के लिए बात करें तो उसके लिए फसल बहुत अच्छी हो, एक स्टूडेंट के लिए बात करें उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हों, या एक गार्जियन के लिए हम बात करें उसका परिवार बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहा हो। तो हर व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट का जो नजरिया होता है व्यक्ति के हिसाब से वेरी करता है, यानी पर्सन टू पर्सन क्या होता है, वेरी करता है। बेसिक अगर बात किया जाए अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फोरम के बारे में, तो डेवलपमेंट बेसिकली कुछ चीजों को बताया गया है, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, प्रोग्रेस क्या है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, ये सारी चीजों को बेसिक एनालिसिस किया जाता है। लेकिन जब हम क्लास 10th के बारे में पढ़ेंगे तो क्लास 10th में हम कुछ की पॉइंट्स को समझेंगे कि एक्चुअल में डेवलपमेंट क्या है। तो बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। तो डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड बिकमिंग अ बेटर। देखिए, अब सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि डेवलपमेंट का मतलब समझने के लिए आपको क्या देखना है कि अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डेवलपमेंट है वो आपको क्या कर रहा है, ग्रो करने में मदद कर रहा है, साथ साथ बिकमिंग अ बेटर, आपको डे बाय डे क्या कर रहा है, बेटर बनाने की भी कोशिश कर रहा है। डिफरेंट पीपल सीक डिफरेंट थिंग्स। अभी मैंने बताया ना, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचता है। जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूं तो मैं सोचता हूं कि मेरे पास बहुत अधिक मात्रा में बच्चे हों जो मुझसे पढ़ने के लिए तैयार हों, और वो कब होगा, जब मैं उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दूंगा। एक डॉक्टर होता है, वो सोचता है उसके पास पेशेंट बहुत सारे आए, क्योंकि वो चाहता है कि उसके पास बहुत अधिक मात्रा में पेशेंट आएंगे, क्योंकि वो अच्छी मेडिसिन दे रहा है, ठीक। ऐसे एक लॉयर जो होता है, जब वो केस लड़ता है तो एडवोकेट हो जाता है, तो वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा उसके पास क्लाइंट आए। मेरी बात समझ में आ गई। हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होगा, और वो आता है उसके बेटरमेंट से, ठीक है, यानी वो कैसे काम कर रहा है, ठीक। आगे बोलते हैं कि डिफरेंट प्रायोरिटीज एंड दे हैव डिफरेंट गोल। हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट अलग अलग है। जैसे मैंने बताया अभी आपको, यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर, यहाँ पे जॉब, और यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह तैयार हो रही। तो अलग अलग लेवल में डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक। अब इसी में अगर हम आगे और बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में, इनकम एंड अदर गोल्स। देखिए, जैसे एक बात किया मैंने कि पर्सन हैज टू टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। बेसिकली अगर दो तरीके के डेवलपमेंट गोल देखने को मिलते हैं, पहला मटेरियल और दूसरा अगर आप देखोगे नॉन मटेरियल। अगर हम मटेरियल के बारे में बात करते हैं, यानी कोई ऐसी चीज जो हमें इनकम कमाने में मदद करती है, यानी जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। दूसरा जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होता। फिजिकली एग्जिस्टेंस का मतलब है जो हमें टेंजिबल है, जो हमें दिखाई दे सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जो मनी के द्वारा चीजें आई हैं, कार हो गया, घर हो गया, और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हो लग्जरी कार है, आने वाले टाइम में आपको प्यार रहा तो मैं खरीद लूंगा। हाउसेज है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रीडम, फ्रेंड्स, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट,
ये नॉन मटेरियल थिंग्स हैं। अब डेवलपमेंट का मतलब भी यही होता है ना, आपने बहुत अच्छा काम किया तो आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा। अब जैसे मैं आप लोग को अच्छा सा टीचिंग करता हूं तो हमें आपसे बहुत ज्यादा प्यार और स्नेह मिल रहा है, तो ये डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको अच्छे से। तो इसी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पीपल प्रिफर टू अर्न मोर इनकम। हर व्यक्ति चाहता है उसकी इनकम ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है, ताकि वो अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। दिस इज नॉट ओनली द कंपोनेंट, दे वांट इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर देयर जॉब, पीस, अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, जैसे कि AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसे कहा जाता है। तो हर व्यक्ति चाहता है उसको स्वच्छ वातावरण मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, ठीक है, अच्छी उसकी इनकम हो, अच्छा उसका परिवार हो। तो डेवलपमेंट आपको कहीं ना कहीं डीप एनालिसिस करने में क्या करता है, मदद करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, मीटिंग अगेंस्ट द राइजिंग द हाइट ऑफ द सरदार सरोवर डैम ऑन द नर्मदा रिवर। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये करके बताओ, नर्मदा नदी कहाँ पे बहती है? 2 मिनट के लिए पॉज करना, ठीक है, और सोचिएगा आप। वैसे मैं आपको बता देता हूं, ये दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया के बीच की रिवर है, जो कि आपका महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए आपका अरेबियन सी में गिरती है। और ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, किसी तरीके से डेवलपमेंट के बारे में बता रहे कि डेवलपमेंट क्या है। तो हर चीजों के लिए डेवलपमेंट अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। जब हम किसी देश के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देश की एबिलिटी क्या है। जब हम देश की एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक व्यक्ति जीवन यापन कैसे कर रहा है, तो जो व्यक्ति का जीवन यापन होता है वो किस तरीके का है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इट्स अ सिटीजन, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन डिपेंड ऑन पर कैपिटल इनकम। देखो भैया, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अगर आज आपके पास पैसा है तो आपकी वैल्यू है, पैसा नहीं है तो आपकी वैल्यू नहीं कंसीडर की जाती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे अब मैंने एग्जांपल दिया था कई बार आप लोगों को, आज यूएसए वर्ल्ड में क्यों बहुत ज्यादा जाना जाता है, उसका कारण क्या है भैया। यूएसए में आज देखिए, दुनिया के अगर आप 100 लोगों के लोन लोगे तो 100 में से कम 30 से 40 लोग तो यूएसए के ही मिल जाएंगे। और अगर हम टॉप 10 लोगों को लेते हैं तो 5 लोग तो आपको यूएसए के मिल जाएंगे। जैसे एलोन मस्क का नाम ले लो, बर्नार्ड अर्नोल्ड का नाम ले लो, ठीक है, बिल गेट्स का नाम ले लो, ठीक है, जेफ बेजोस का नाम, ये सब कहाँ के ऑनर हैं। आप खुद सोचिए, यूएसए, जब यूएसए में वहां पे इनकम बहुत अधिक मात्रा में है, लोगों की इनकम जब ज्यादा है तो देश में ही वो पैसा रहेगा, यानी देश की इनकम बहुत ज्यादा होगी। और जब वहां पे हम निकालेंगे पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम भाई टोटल इनकम, टोटल पॉपुलेशन आपको ध्यान रखना है, उसी से डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है पर कैपिटल इनकम में। साथ ही साथ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी, ये भी मैंने आपको समझाया जीडीपी क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे अभी मैंने पर कैपिटल इनकम के बारे में बताया था, ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल इनकम ध्यान रखनी है और टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, यानी टोटल इनकम को जब टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं कि हर व्यक्ति के हाथ में कितनी इनकम आ रही है वो पता चल जाएगा। जीडीपी क्या है, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट 31 मार्च को खत्म हो जाता है। इसमें आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्सरी तीनों एक्टिविटी को परफॉर्म करके जो इनकम जनरेट की हुई उसी को क्या कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि पर कैपिटल इनकम के साथ साथ आपका जीडीपी क्या है, किसी भी देश में जो उसकी ग्रोइंग कैपेसिटी होती है वो जीडीपी के थ्रू पता चल जाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। साथ ही साथ लिटरेसी रेट यानी यहाँ पे कितने लोग पढ़े, स्पेशली कंसीडर किया जाता है 7 साल से जो बड़े बच्चे हो जाते हैं। इसके साथ साथ हेल्थ सिस्टम क्या है, आज भारत में बात करूं लगातार एम्स की संख्या बढ़ रही, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आप देखिए ट्रॉमा सेंटर हो गया, ऐसे कितने सारे हॉस्पिटल्स हो गए जहां पे लोगों को बहुत अधिक मात्रा में नए नए तरीके से सर्जरी करी जा रही है, नए इनोवेटिव आइडिया के तहत उनकी आइज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटी बहुत ज्यादा है। पहले क्या होता था, बच्चे गर्भ में ही मर जाते थे, लेकिन अब उनको बचाने के लिए लगातार प्रावधान किए जा रहे हैं, जिसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, यानी ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से अंदर होती है, ठीक है। तो कितने बच्चे सरवाइव कर ले जाते हैं,
ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं 1000 में कितने बच्चे सरवाइव कर ले गए, ठीक है, तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। ये सारी चीजें जब कंट्रोल हो जाती हैं तो इस टॉपिक को हम कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट हो गया। मेरी बात इतनी क्लियर हो गई होगी, मैं बहुत आराम से आपको टॉपिक समझा रहा हूं और यहाँ पे मैंने आपको चीजें दिया कि एक नेशनल डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जैसे हेल्थ, इंटरनेशनल इशू, गवर्नमेंट, सोशल प्रोटेक्शन, ठीक है, कम्युनिटीज, एजुकेशन, ठीक है, रूरल इकोनॉमी, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट, सोशल क्वेश्चन, इन्वायरमेंट, ठीक है, करप्शन, ह्यूमन सेटलमेंट। अब करप्शन का मतलब है जब आप कोई भी काम कर रहे हो ना तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में बात की गई। तो नेशनल डेवलपमेंट ओवरऑल, जैसे आप जब स्कूल में जाते हो ना तो आप कभी नोटिस करिएगा, आपको ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ाया जाता है, आपको क्यूरिकुलम एक्टिविटी भी सिखाई जाती है, आप कैसे लोगों से बात करोगे ये सिखाया जाता है, आपको गेम्स खेलना सिखाया जाता है, आपको म्यूजिक सिखाया जाता है, डांस सिखाया जाता है, ठीक है, परेड सिखाई जाती है, यानी कि आपका एक कहते हैं ना सर्वांगीण विकास किया जाता है, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है, तो वहां पे आता है आपका डेवलपमेंट। मेरी बात वैसे ही जब हम देश के बारे में बात करते हैं तो किसी देश का विकास यानी देश का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा उसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। जैसे हम एक बच्चे को कंपेयर करते हैं, जैसे आप बहुत अच्छा सिंगिंग करते हो, आप बहुत अच्छा डांस करते हो, आप बहुत अच्छा रनिंग करते हो, तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कोई एक पैरामीटर लेके। वैसे हम देश को कंपेयर किस बेस पे करेंगे, मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पे कंपेयर किया जाता है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज द मेन क्राइटेरियन फॉर कंपेयरिंग अ डेवलप्ड कंट्री विद एन अंडर डेवलप्ड वन। अंडर देखिए तीन कैटेगरी है, डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड, तीन कैटेगरी बनाई गई है। कंट्रीज विथ हायर इनकम, अगर किसी देश में बहुत ज्यादा इनकम है तो मोर डेवलप्ड देखने को मिलेगा, ठीक। देन अदर कंट्रीज एज मोर इनकम मींस मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड पर कैप। अभी मैंने बताया अगर जैसे एक घर में सपोज करिए 5 लोग रहते हैं, पांचों के 5 लोग इनकम कमा रहे हैं, तो वहां पे सारी चीजें अवेलेबल होगी। लेकिन एक घर में 5 लोग रहते हैं लेकिन वहां सिर्फ एक व्यक्ति कमा रहा है, तो आप खुद से सोच सकते हो कि कहां पे डेवलप ज्यादा होगा, यानी जो 5 लोग कमा रहे हैं वहां पे या जहां पे एक लोग कमा रहे हैं वहां पे। तो आपको निकालना कैसे है, इनकम किसी देश में कितनी जनरेट हो रही है, और इसको निकाला जाता है पर कैपिटल इनकम से। अब इसको एग्जांपल में देता हूं, जैसे भी मैंने बोला 5 लोग कहीं पे कमा रहे हैं, तो जब 5 लोग कमा रहे हैं, सपोज करिए 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो उनके यहाँ टोटल इनकम क्या हो गई, 5 लाख हो गई, और 5 लाख को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 लाख ही आएगा। लेकिन अगर किसी जगह 5 लोग हैं, सिर्फ एक व्यक्ति कमा रहा है 1 लाख रुपए, यानी अब इसको 1 लाख को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो वहां पर कैपिटल इनकम कितनी आ गई, 20,000 आ गई। तो अगर आप इस चीज को समझें तो वहां पे पर कैपिटल इनकम क्या हो गई मेरे भाई, कम हो गई। और जब कम हो गई तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो कि पर कैपिटल इनकम ऑफ कंट्री इज द एवरेज इनकम, यानी पर पर्सन क्या आ रही, कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नेशनल इनकम। ये देखिए अभी मैंने शुरुआत में दिया था टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो ये आपकी निकालता है पर कैपिटल इनकम। यानी आप पर कैपिटल इनकम कैसे निकालते हो, तो ये कंपेयर करना है, पूछा जाता है हाउ टू कंपेयर अ डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे भारत की इकोनॉमी करंट टाइम में बात करें तो 3.9 ट्रिलियन अप्रॉक्स 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो रही है। और अगर हम बात करें वर्ल्ड में सबसे बड़ी इकोनॉमी किसकी है, तो वो है यूएसए की, जहां पे करीब करीब 30 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने वाली है। तो ये पैरामीटर है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं, हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कितना प्यारा क्यूट सा बच्चा, ये मान लो आलोक सर, इनका बचपन यही बीत रहा है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ, मैंने अभी शुरुआत में बताया था कि आज के डेट में बच्चे कभी कभी मां के गर्भ में रहते ही मर जाते हैं, कई बच्चे जन्म लेने की कुछ समय बाद मर जाते हैं। तो इनको सरकार ने बचाने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए हैं। तो जो प्रावधान किए हैं उसको बचाने, यानी 1000 के अंदर कितना बच्चा हमारा बच गया, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद जब बच्चा बच जाता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो बच्चा पढ़ाई कर पाया या नहीं। तो कोई भी बच्चा, जब लिटरेसी रेट के बारे में बात करते हैं, 7 साल और उससे ऊपर के बच्चों को हम यहाँ लिटरेसी रेट में काउंट करते हैं। उसके बाद आते हैं जब बच्चे स्कूल जाते हैं, आप देखिए सब पढ़े सब बढ़े। इस समय सरकार में आपने सुना होगा कई लोगों के पापा टीचर हैं माध्यमिक विद्यालय में, जहां तक 5th क्लास तक के बच्चों को मुफ्त में खाना पीना रहना भोजन सब सरकार उपलब्ध करा रही है।
ताकि वहां पे अटेंडेंस रेशियो बढ़ सके, यानी कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो सके, उसको बोला जाता है नेट अटेंडेंस रेशियो। तो नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर, देखिए total number of children of age group 14 and 15 years attending the school as a percentage of total number of children in the same age group, यानी उस एज ग्रुप के कितने बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई? इसको बोला जाता है नेट अटेंडेंस रेशियो। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसी में अगर हम बात करते हैं कि पब्लिक फैसिलिटी क्या है, सरकार देखिए लगातार पब्लिक फैसिलिटी अप्लाई करती है। जैसे आप देखिए आज की डेट में एम्स बने हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने। इसके अलावा सरकार ने देखिए जगह जगह नगर पालिका अवेलेबल है, नगर निगम अवेलेबल है। ये सब क्या है? पब्लिक फैसिलिटी है। सरकार आपको रोड प्रोवाइड कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रही है कम कीमत में सारी। तो ये सब क्या है? पब्लिक फैसिलिटीज हैं, जहां पे लोगों को आसानी में रहने में मदद मिल जाती है। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे, फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट आर कंसीडर्ड पब्लिक फैसिलिटी, यानी ऐसी कोई भी सर्विस जो सरकार प्रोवाइड करती है उसको क्या कहा जाता है? पब्लिक फैसिलिटी कहा जाता है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल, आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हो, ठीक है, हॉस्पिटल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, और आप देखिए इनमें पेमेंट बहुत कम होता है। ठीक, इसके बाद आप बात करें इंडिविजुअल नीड पब्लिक फैसिलिटी, नॉट एवरीथिंग कैन बी बॉट विद द मनी। अब आप देखिए ऐसा तो है नहीं जिला अस्पताल के किसी भी डॉक्टर को आप खरीद लेंगे, वो सबके लिए कॉमन है, यानी हर व्यक्ति के लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। वहां पे इंडिविजुअली फोकस किया जाता है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, नॉट ऑफ योर मनी, ना ही आपके पैसे के दम पे। ये फोकस किया जाता है आपके अंदर पोटेंशियल क्या है। मेरी बात समझ में? सरकार सभी के लिए बराबर है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ विद मनी सच एज वी कैन नॉट बाय अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। देखिए हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो ऐसा नहीं कि सब चीजें हम खरीद सकते हैं, हमें इसके लिए अवेयर भी होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है इंडिविजुअल नीड पब्लिक फैसिलिटी, नॉट एवरीथिंग कैन बी बॉट विद मनी। हम हर चीज पैसे से नहीं खरीद सकते। जैसे अगर आप बोलिए पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, आप दिल्ली में देखिए कितना पोल्यूशन है, वहां पे AIQ इंडेक्स कितना ज्यादा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना बढ़ता जा रहा है, जो कि वर्ल्ड की पॉपुलेटेड कंट्रीज में कंसीडर किया जा रहा है। तो ये जैसे जैसे समय बदल रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो आप भले कितने पैसे वाले बन जाइए लेकिन आप पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट खरीदने, इसके लिए हमें अवेयरेबिलिटी चाहिए, यानी हम कितने अवेयर है चीजों को समझने के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन दिया ही हुआ है। अब इसी में अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक फैसिलिटी आल्सो इंक्लूड द PDS, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसे कहा जाता है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है। अब आपको इसका एग्जांपल मैं अच्छा देता हूं। जैसे आपने देखा होगा कोटेदार, जहां पे मम्मी पापा लोग राशन लेने जाते हैं। जैसे हर व्यक्ति जो पैसे से फाइनेंशियल, यानी जिनकी पर कैपिटल इनकम कम होती है, सरकार कहती है आप परेशान ना हो, हम आपको थोड़ा सा कम कीमत में अनाज उपलब्ध करा देंगे, तेल उपलब्ध करा देंगे, शक्कर उपलब्ध करा देंगे। तो वहां पे आता है PDS, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये आपको ध्यान रखना, फॉर दोस अनेबल टू परचेज फूड ग्रेन एट मार्केट प्राइस द गवर्नमेंट प्रोवाइड देम, यानी कोई व्यक्ति जो सामान खरीदने में असमर्थ है, सरकार कहती है तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। ठीक, विद दोस एसेंशियल आइटम एट द चीप रेट, बहुत कम कीमत में मिल जाती है। आप घर में पूछेगा अपने मम्मी पापा से, उनका राशन कार्ड बना होगा, राशन कार्ड में कोटेदार के पास जाया जाता है और उनसे कुछ ना कुछ अनाज लिया जाता है। मेरी बात समझ? और सरकार ने प्रेस्क्राइब कर दिया कि अगर एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो उनको इतना राशन मिलेगा, 7 सदस्य हैं तो उनको इतना लाइसेंस मतलब अनाज मिलेगा। तो हर पर्सन टू पर्सन अनाज क्या होता है, वेरी करेगा इसकी परिवार में कितने सदस्य मौजूद हैं। इसी के अलावा हम बात करते हैं केरला इज ए प्रेफर्ड लिविंग डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ, जैसे केरला आज की डेट में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कहते हैं क्योंकि केरला में लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, यानी कि यहाँ पे जो बच्चे 1 साल से कम उम्र के हैं उनकी जान बहुत कम जाती है। एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ फैसिलिटी, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी है। केरला में इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी PDS सिस्टम अच्छा है। यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटी है, इस वजह से इसको हम बेटर मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसी में अगर हम आगे बात करते हैं किसी व्यक्ति का विकास कब होता है, यानी कि मानव का विकास कब होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है। तो व्यक्ति के विकास को हम लोग फोकस करते हैं UNDP के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति का विकास कैसे है। आप देख सकते हो जैसे इसका बचपना है, थोड़ा सा ग्रोथ, थोड़ी ग्रोथ, थोड़ी ग्रोथ, देन आफ्टर मैच्योरिटी, देन आफ्टर
ओल्ड फिर डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कंपेयर कंट्री बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल एंड देयर हेल्थ, यानी कि कोई व्यक्ति यहाँ पे जो कंपेयर किया जाएगा उनका एजुकेशन क्या है, उनकी हेल्थ क्या है और साथ ही साथ उनकी इनकम क्या है। तो 3 क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इनकम, एजुकेशन और हेल्थ, 3 क्राइटेरिया पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ पे चार्ट हमने बताया है जिसके थ्रू बताया गया कि किस कंट्री में ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एक तो मैंने जीडीपी बताया है, एक आपको ध्यान रखना है जीएनपी, ठीक है, फिर एक ध्यान रखना है एनडीपी और एक ध्यान रखना है एनएनपी। तो ये क्राइटेरिया है जो प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे एनडीपी, ठीक है, ये नेशनल इनकम को प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है, एनएनपी ये भी नेशनल इनकम को प्रिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे बताया जैसे श्रीलंका की क्या है दे रखी है, पीपीपी होती है परचेजिंग पावर प्रायोरिटी, यानी कि है ना परचेजिंग पावर प्रायोरिटी क्या है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी डेटा 2022 का दे रखा है कि क्या कंडीशन है। तो इंडिया का आप दे सकते हो ट्रिपल पी क्या कंडीशन है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है जीवन प्रत्याशा, यानी कि कोई व्यक्ति कितनी अधिक मात्रा में जी पा रहा है। जैसे कोई 60 साल, कोई 80 साल, कोई 90 साल, कोई पैदा होते ही मर जा रहा है, कोई 22 साल। तो हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग देखते क्या है कि नंबर ऑफ ईयर्स के बेस पे हम लोग ये मेजर करते हैं कि ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति कितने साल जीवित रहता है, तो उसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है, जो कि भारत में करंट टाइम का डेटा 69 है और ये 2022 के हिसाब से 67.7 है। इसके अलावा कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर द पीपल एज 25 एंड अबव ये सिर्फ 6.5% है। और एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट वर्ल्ड की जो रैंकिंग है वो काफी पीछे है, 134 कंसीडर की जा रही है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे 2025 में भारत की एचडीआई रैंकिंग क्या थी। और मैं कई बार आपको क्लास में बताया हूं, ये तो मैं रिकैप के रूप में आपको बता रहा हूं। वैसे तो मेरे जो लेक्चर होते हैं बेसिकली आप जानते हो आलोक सर 15 से 20 दिन तक एक एक चैप्टर को पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं करंट अफेयर का बहुत ज्यादा अपडेट आपको देता हूं ताकि चीजें भी आपके दिमाग में सेट रहें। तो आप मुझे कमेंट में बताओगे कि 2025 में भारत में एचडीआई जो रैंकिंग है वो क्या है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं एचडीआई स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआई रैंक इन अबव टेबल आर 193 कंट्रीज इन ऑल, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 193, बट अकॉर्डिंग टू यूएनओ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 196 कंट्री हैं, एक को कंसीडर किया गया है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट एज नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ, यानी एक व्यक्ति कितने साल तक जिंदा रहता है इसको बताया गया टिल टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। पर कैपिटल इनकम मैंने आपको पहले ही समझा दिया क्या होता है। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जिसको आपको ध्यान रखना है, पर कैपिटल इनकम, लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बॉडी मास इंडेक्स। जैसे आज की डेट में लोग देखिए पर्सनैलिटी, मेरी हाइट अच्छी है, मेरी बॉडी अच्छी है, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो इन सब लोग चीजों को लेकर लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स के बारे में बात करें, यूज टू इंडिकेट द हेल्थ ऑफ द बॉडी इफ ए पर्सन इज ओवरवेट। अगर कोई व्यक्ति ओवरवेट होता है या अंडरवेट होता है, ठीक है, तो उसको कैसे कंसीडर किया जाता है, तो 18 से 25 नॉर्मल रेंज मानी जाती है। यानी कोई व्यक्ति 18 से 25 के रेंज के बीच में है तो वो परफेक्ट है। अगर इससे कम है तो दिक्कत, इससे ज्यादा है तो दिक्कत। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट ए बर्थ डिनोट द एक्सपेक्टेड लेंथ। अभी मैंने बताया कोई व्यक्ति कितनी मात्रा में, मतलब कितने समय तक जीवित रहता है, उसे बोला जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब जैसे इसको निकालेंगे कैसे, तो आपका वेट क्या है, ठीक है, उसके बाद आपकी हाइट क्या है, ठीक है, और हाइट भी आपको ध्यान रखना है ये मीटर में रहेगी और स्क्वायर करना है उसका, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करना है, आप घर में खुद से निकालोगे कि आपकी एक्चुअल क्या वेट है और क्या हाइट है, उसके हिसाब से आपका बॉडी मास इंडेक्स क्या है। तो आपको ध्यान रखना अगर 18 से 25 के बीच में आप हो तो आपका माना जाएगा आपका बॉडी मास इंडेक्स अच्छा है, और अगर आपका 25 से ज्यादा है तो आप ओवरवेट कहलाओगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी ओबेसिटी की, अगर आप उससे कम हो जाते हो, ठीक है, यानी कि 30 से भी ज्यादा हो जाओ तो बहुत ज्यादा वेट है आपका। एक ओवरवेट होता है, एक ओबेसिटी होता है, यानी कि जरूरत से ज्यादा फैट हो जाना। और अगर 18 से नीचे हो जाओगे तो अंडरवेट कहलाओगे। मेरी बात समझ में आ गई। तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, चीजों को किस तरीके कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। सपोज करिए कि किसी का वेट 80 kg है, ठीक है, और उसकी हाइट अगर मैं मीटर में मान के चलूं, सपोज करिए
180, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ 1.8, ठीक है, और इंटू 1.8। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा आंसर, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324, यहाँ डेसिमल लगाओ। इसको सॉल्व कर लेना और बताना कि आपका जो वेट है वो नॉर्मल है, ओवरवेट है या ओबेसिटी है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा बहुत आसानी से। अगर कुछ लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत है, मैं हेल्प कर दूं, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बढ़ जाएगा, कट पुट कर लेना, पता चल जाएगा कि 25 से 18 से 25 के बीच में है तो गुड है, और अगर उससे कम है तो अंडरवेट, उससे ज्यादा है तो ओवरवेट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसी में अगर हम और आगे बढ़ते हैं, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। देखिए सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारे प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं उनको हम इस तरीके से यूज करें कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों जनरेशन को आसानी से क्या हो सके, उसकी रिसोर्सेस का फायदा मिल सके, यानी कि उसको अच्छा लगे, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करें, बेसिकली 1992 में इसका गोल बनाया गया था, लेकिन 2015 तक इसको एक बहुत ग्राउंड लेवल पे उतारा गया, ठीक, जिसमें 17 गोल को डिसाइड किया गया कि हर व्यक्ति को 17 गोल्स के बारे में अच्छे से पता हो, ताकि वो देश का विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। तो रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग एट द सेम टाइम सस्टेनिंग द एबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable clean water, decent work and economic growth, industry innovation infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institution, partnership फॉर द गोल। तो आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी समझना है कि ये 17 गोल्स क्या है। वैसे तो इनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएगा, बस आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपको सीधा से लिखना है कि प्रेजेंट में जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके यूज करना है कि प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों को उसका बेनिफिट मिल सके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, और आपका ऐसे ही मुझे प्यार और स्नेह मिलता रहे उसके लिए धन्यवाद, ठीक। थैंक यू सो मच।